पुतिन जी का देश में आना और देश की राजधानी में 2 दिन रुकना, बांग्लादेश के लिए उन्होंने जो टिप्पणियां दी और जिस हिसाब से तालिबान को उन्होंने सराहा है मीडिया स्टेटमेंट में, उन्होंने खुद कहा कि जितने भी कठमुल्ले की फौज है और जितने भी पगलिस्तानी फौज है उनको उनकी तो चीखें निकलनी ही थी। मुल्ला मुनीर को बुला करके उन्होंने दस्तरखान बिछाया, अपना बनाने की कोशिश की। उसके बाद उनकी अभद्र टिप्पणियां आने लगी। एक भीख मांग करके देश चल रहा है, एक खैरात पर देश चल रहा है और पाखंडी मुसलमानों का जमघटा पाकिस्तान में है। अरे सांप कहां से आ गया, कौन से बिल से आ गया? पुतिन जी की इस स्टेटमेंट से भी पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। आखिर ऐसी क्या सिक्योरिटी लैक थी या ऐसा क्या एक इंफॉर्मेशन था जिसकी वजह से अपनी गाड़ी तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को चेंज करनी पड़ी? जब इस देश के हिंदू छाती पर गोली खा करके एक बाबरी का ढांचा ध्वस्त कर सकते हैं तो दूसरी बाबरी हम बनने नहीं देंगे। इस बार तो नारियां ही खड़ी हो जाएंगी। इस बार तो साधु संत को हम गोली नहीं खाने देंगे, अपनी छाती पर गोली लेने को तैयार है कि चलो हुमायूं कबीर, तुम अब मेरे खिलाफ 2-4 बातें बोलो और तुम एक मुसलमान पार्टी बनाओ, तुम जिहादी, आतंकी, टेररिस्ट माइंडेड मुसलमानों को एकत्रित करो और मैं हिंदुओं को अट्रैक्ट करूंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर क्या आए, ये सुर्खियां जो है इस समय पूरे विश्व में छा रही है। इसके ऊपर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जो भारत की सराहना कर रही हैं, भारत की डिप्लोमेसी की सराहना कर रही हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो कुछ मुद्दों पर इस चीज को अलग नजरिए से देख रहे हैं, उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। पाकिस्तान वो देश है जो तीसरी कैटेगरी में आता है, जिसको हिंदुस्तान में पुतिन का आना उसके सीने पर सांप के लूटने जैसा हो गया है। उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही, उन तमाम पहलुओं पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पुतिन ने बांग्लादेश को आंखें दिखा दी है। बांग्लादेश को बोला है कि भैया तुम जो है, तुमको जो लोन दिया गया था वो भी वापस करो, जो ब्याज दिया गया था वो भी वापस करो। इसके पीछे क्या कुछ कहानी है उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एक और चर्चा है यहाँ पर मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने वाली है। बहुत बड़ी हलचल इस समय, कौन रख रहा है, किसकी कॉल पर, यह भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और नाम जो बड़ी सुर्खियों में छाया रहा वो है मौलाना मदनी का। उनके एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम वाली जो बहस है वो गर्माती हुई दिखाई दे रही है। क्या है वो बहस और किन बयानों के ऊपर इस तरह की गर्मागर्मी जो है दिखाई दे रही है, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान, जिनका मैं विस्तृत आपको परिचय नहीं दूंगा। ये अपने आप में ही परिचय है। ये जो है सोशल मीडिया पर अपने आप में एक सेंसेशन है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान और ईरान की मीडिया में भी खूब छाई रहती हैं। नाजिया जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और देखने वाले व्यूअर्स को सभी को जय जय श्री राम जी। बातचीत का जो शुरुआत है वो करना चाहेंगे हम व्लादिमीर पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन जो है हिंदुस्तान आए, भारत के साथ में कुछ करार हुए हैं। आप इनका हिंदुस्तान में आना और फिर जो है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर किस तरह का असर पड़ता हुआ देख रही हैं, आपकी नजरों में सब क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। राम जी, पुतिन जी का देश में आना और देश की राजधानी में 2 दिन रुकना और जिस हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक का हम पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल डायस्पोरा पर दिखना, ये हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है, बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। क्योंकि रशिया, इसराइल, अमेरिका, ऐसे देश के जब लोग आते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ के वजीर आजम जब आते हैं और वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनके फ्रेंडशिप के रिलेशन और जियो पॉलिटिकल डायस्पोरा पर दिखाई देते हैं, तो उससे देश स्ट्रांग होता है। और सिर्फ भारत नहीं बल्कि जो देश के वजीर आजम और प्रेसिडेंट आते हैं वो देश भी स्ट्रांग दिखाई देता है। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जिस हिसाब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में देश जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा पर स्ट्रांग हुआ है, इतना स्ट्रांग हमने भारत देश को पहले कभी नहीं देखा था। और खुद पुतिन जी ने अपने स्टेटमेंट में और अपने मीडिया स्टेटमेंट में उन्होंने खुद कहा कि भारत को अब उन नजरों से नहीं देखा जाता है जो पहले कभी देखा जाता था। अब भारत को बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल नजरों से देखा जाता है, क्योंकि भारत ने जो करके दिखाया है वो अब पूरे दुनिया के लिए जरूरत बन चुकी है। तो ये मैं अपना स्टेटमेंट नहीं कह रही हूँ, ये मैं 1.5 दिन पहले के का पुतिन जी का खुद का मीडिया के सामने, हमारे भारत की मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ। अब जाहिर सी बात है
कि पुतिन जी जैसे व्यक्ति अगर भारत की राजधानी में आते हैं और 2 दिन वक्त देते हैं, 2 दिन, बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है भारत का कि 48 घंटे कोई रहता है और वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ रहता है, तो हलचल तो मचनी ही थी और जितने भी कठमुल्ले की फौज है और जितने भी पगलिस्तानी फौज है उनको उनकी तो चीखें निकलनी ही थी। लेकिन जियोपॉलिटिकल तरीके से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ट्रीटी या बायलैटरल के रिलेशन पर तो बात हुई है, लेकिन जो बांग्लादेश के लिए उन्होंने जो टिप्पणियां दी और जिस हिसाब से तालिबान को उन्होंने सराहा है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जलजला और हार्ट अटैक मैं भी इसी पॉइंट पर लौट रहा था। जी। पुतिन जो है हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ पर जो है कई तरह की बातें होती हैं और फिर ये कहीं ना कहीं दुनिया को एक उदाहरण भी पेश किया जाता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसको कोई हिला नहीं सकता, उसकी नींव को कोई भी झकझोर नहीं सकता है, क्योंकि रूस वो देश है जिसने गुजरे दशकों में ये साबित किया है कि जब जब हिंदुस्तान किसी परेशानी में, किसी कष्ट में था, उस समय रूस ने अपनी मित्रता निभाई है। ऐसे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की कि हमें जो है रूस के साथ में व्यापारिक गतिविधियां कम करनी चाहिए, हिंदुस्तान ने उसको जो है उतना सीरियस लिया नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके विपरीत जाकर के जो है हिंदुस्तान ने न सिर्फ उनके साथ में व्यापारिक गतिविधियों को कायम रखा, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत मित्रता निभाना जानता है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये संबंधों का भविष्य किस तरह का रहने वाला है? और क्योंकि रशिया ने भी इस कठिन दौर में हिंदुस्तान को परख लिया है, तो अब क्या लगता है कि अब आगे हिंदुस्तान और रूस के बीच में जो संबंध है वो किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? राम जी, मेरा जियोपॉलिटिकल का जितना मेरा अनुभव है, जाहिर सी बात है कि रशिया ने हमेशा अपनी दोस्ती को निभाया है भारत के अच्छे और बुरे वक्त में, लेकिन हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत का अभी ऐसा कोई भी बुरा वक्त नहीं है और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कभी भी कोई बुरा वक्त आने वाला भी नहीं है। लेकिन अमेरिका की जहां तक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जहां तक हम बात करते हैं, तो आप ओबामा के वक्त में जाइए, उनके भी बहुत सारे निर्णय जो थे वो गलत थे। उसके बाद फिर हम बुश पर आते हैं तो उनके भी इतिहास को, पन्नों को अगर खोला जाए तो भी पता चलेगा कि उन्होंने भी ट्रीटी, बायलैटरल और जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा पर बहुत सारे गलत निर्णय लिए थे। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा पे बहुत सारे निर्णय उन्होंने गलत लिए हैं। जिस हिसाब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ वाली बात कह दी, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे जिस तरह से मुल्ला मुनीर को बुला करके उन्होंने दस्तरखान बिछाया, अपना बनाने की कोशिश की, उसके बाद उनकी अभद्र टिप्पणियां आने लगी, तो एक पीस अवार्ड लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लीडर डोनाल्ड ट्रंप का वैल्यू जो है वो खत्म होता हुआ चला गया और फिर अचानक से रशिया के साथ उनके मनमुटाव जो है वो दिखाई दिए। लेकिन भारत हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की बातें करता है, भारत हमेशा दोस्ती निभाना और रिश्ते को निभाने की बातें करता है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं जितना जानती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री को और जितना मैं जानती हूँ डॉक्टर एस जयशंकर को, हम किसी देश को देख करके अपने देश का निर्णय ना लिए हैं और ना लेने वाले हैं, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये मोदी पुतिन जब हिंदुस्तान आए हैं, तो फिर भारत के जो है पश्चिम और भारत के पूर्व में मौजूद दो देश, यहाँ पर भी कुछ बड़ी गतिविधियां देखी जा रही है। पहले मैं जो है बाई तरफ मौजूद पाकिस्तान की बात करता हूं। पुतिन जैसे ही हिंदुस्तान आते हैं, वहां के नेताओं से लेकर के वहां की मीडिया तक में हाय तौबा मच जाती है कि भैया हमारे पास क्यों नहीं आते हो, यहाँ पर क्यों नहीं लौटते हो तुम। यहाँ तक की जो है विडंबना ये रही है, इसको कोइंसिडेंस मान लीजिए, आप कह सकते हैं इसको, कि क्या पुतिन के पहले भी जितने राष्ट्रपति रहे हैं रूस के, उन्होंने हमेशा से जो है पाकिस्तान का बाइकआउट किया है, वहां पर कोई राष्ट्रपति कभी पहुंचा ही नहीं है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, जब पुतिन हिंदुस्तान आए तो वहां पर लगी हाय तौबा मचने की भाई पुतिन ने हमारे यहाँ पर क्यों नहीं आए और क्यों नहीं उनको कभी इनवाइट किया जाता। इसे आप किस तरीके से देखती है? राम जी, अभी सुबह में 10 बजे अमेरिका के ही एक चैनल पर मैं थी और वहां पर पाकिस्तान के भी प्रवक्ता थे और अभी आपके साथ बैठने से पहले मैं भारत के एक चैनल पर थी जहां पर 6 पाकिस्तान के प्रवक्ता थे और 6 के 6 जिस तरीके से फड़फड़ा रहे थे और जिस तरीके से चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे क्विट करके, तो दोनों चैनलों पर, एक अमेरिका के चैनल पर और एक भारत के चैनल पर, मैंने उनकी दर्द और उनकी तकलीफ को देखी थी कि पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है। एक भीख मांग करके देश चल रहा है, एक खैरात पर देश चल रहा है और पाखंडी मुसलमानों का जमघटा पाकिस्तान में है। पुतिन जैसे
बहुत ही इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट जो ग्लोबल लीडर है, वो कभी भी पाकिस्तान की तरफ रुजू कर ही नहीं सकते हैं, कभी पाकिस्तान की तरफ रुख कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको अपना देश बहुत ही वास्ट और फास्ट करके चलाना है। और रशिया, इजराइल, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको हम मैप पर देखेंगे, जिनके लिए अपना जियो पॉलिटिक्स और अपनी इकोनॉमी बहुत वैल्यूबल होती है, जो अभी जी हम यूएई को भी देख रहे हैं। बात की दूसरी बात हम्म। कि जिस अच्छा तरीके से भारत, पुतिन साहब जी ने, जी जी, अच्छा भारत की दाई तरफ भी जो है एक देश है, उनका नहीं, भी जो है मैं अभी पाकिस्तान का क्लियर कर दूं, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। जी अब प्लीज प्लीज। जिस तरीके से पुतिन साहब ने तालिबान को सराहा है और तालिबान की तारीफ की है, अब ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हालांकि कुछ जमाने पहले पाकिस्तान जो है तालिबान की तारीफ कर रहा था, लेकिन अब जब ये ला इलाहा वाले आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अब इनको पुतिन के मुंह से तालिबान की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने पाकिस्तानी प्रवक्ताओं को मैंने समझाया कि जामिया इस्लामिया और लाल मस्जिद में बैठ करके तुमने ही तालिबानियों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला स्टार्ट किया था, तुमने ही तालिबानियों को रोटी वोटी देने का सिलसिला स्टार्ट किया था। जिस सांप को तुमने दूध पिलाया, अब वो सांप जब तुमको डस रहा है तो तुम कह रहे हो कि अरे सांप कहां से आ गया, कौन से बिल से आ गया। तो ये चीज, इन चीज से भी पुतिन जी की इस स्टेटमेंट से भी पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है, और उनका फड़फड़ाना हमें बहुत पसंद आ रहा है। जी बिल्कुल। और एक और हलचल यहाँ पर देखिए, पुतिन के हिंदुस्तान आने के बाद भारत के दाईं तरफ मौजूद एक और देश बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट है पुतिन की तरफ से कि भैया तुम हमको जो लोन हमने तुमको दिया था वो लोन वापस करो, साथ में जो ब्याज है वो भी वापस लौटाओ। अचानक ये स्टेटमेंट आने का मतलब क्या है? देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है, कोई किसी को कर्ज देता है तो एक लिमिटेड टाइम तक देता है। अब वो चाहे आपस में नेबरहुड में कर्ज हो, या एक एक राज्य से दूसरे राज्य का कर्ज हो, या एक देश से दूसरे देश का कर्ज हो, तो वो एक लिमिटेड टाइम का होता है। वो कोई खैरात या कोई फितरा और जक़ात तो था नहीं कि हम दे दिए, डोनेट कर दिए और हम भूल गए। और हम सबको पता है कि रशिया जो है, मैं फिर से दोहराऊंगी कि रशिया जो है वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के और अपनी अपनी कंट्री को फास्ट और फास्ट करने के लिए वो बहुत एक्टिव रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है, और बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होकर के अपने बिजनेस को करता है। तो बांग्लादेश जी अगर जी पैसे जो है वो जमाते इस्लामी पर लगा रहा है या आतंकवाद पर लगा रहा है, और जिस हिसाब से शेख हसीना को मुसलमान देश में फांसी की सजा सुना रहा है, तो इसमें एक बिजनेस को खत्म करना ही पुतिन जी के लिए बिल्कुल सही है। इवन मैं तो आपके अच्छा, चैनल इसको लेकर के कहना जी चाहूंगी कि भारत को भी अपने कर्ज मांग लेना चाहिए बांग्लादेश से, क्योंकि हमने भी बहुत कर्ज दे करके रखा हुआ है। मनमोहन जी की सरकार का अगर डेटा निकाला जाए, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार का अगर डेटा निकाला जाए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का अगर डेटा निकाला जाए, तो मिलियन मिलियन से ट्रिलियन तक पैसा जो है वो बांग्लादेश को खर्च दिया गया है, जो हमें भी मांगने की जरूरत है। अच्छा, एक थ्योरी चल रही है इस चीज को लेकर के, एक बड़ी चर्चा है इस बात पर कि कहीं ना कहीं जो रशिया है उसने ये इंटीमेट करने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है कि डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप और कॉन्स्पिरेसी एक साथ नहीं चल सकती। एक चर्चा ये भी है कि जिस तरीके से एक तथाकथित एक बात उठ खड़ी हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो है जान को संकट बताया गया था, और जिस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशंस थे उसका शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में बांग्लादेश के एक होटल से बरामद किया गया था। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी खूब सारी। तो उसके बाद अब पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि भाई तुम वापस करो कर्जा हमारा, इंटरेस्ट समेत, लोग जो है इन दोनों बातों को कनेक्ट करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप और जो कॉन्स्पिरेसी है दोनों साथ साथ नहीं चलने देंगे, या तो दुश्मनी निभा लो या फिर दोस्ती ही निभा लो। तो क्या पुतिन का कर्जा मांगना वापस इस बात की तरफ, क्या आपको लगता है कि लॉजिकल है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन जी ने को आई थिंक पुतिन जी ने अपनी दोस्ती को निभाने का, जो भारत के साथ उनकी फ्रेंडशिप है और ट्रीटी और बायलैटरल की फ्रेंडशिप है, और साथ साथ मोदी जी के साथ जो एक पर्सनल फ्रेंडशिप है, जी उनको उन तीनों चीजों को उन्होंने निभाने की कोशिश की है। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत में बैठे हुए कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुखबिर और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मानसिकता मोदी जी के
विरोध में एक स्ट्रैटेजी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी जी। स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया जा रहा है हर हाल में। यहाँ तक कि हमने पुतिन जी के दौरे में यहाँ तक देखा था कि मोदी जी जिस बुलेट प्रूफ कार में बैठते हैं, उससे एक साधारण एक नॉर्मल गाड़ी में बैठ करके उन्होंने उनके साथ दौरा किया है और प्रेसिडेंट हाउस का भी दौरा किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर ऐसी क्या सिक्योरिटी लैक थी या ऐसा क्या एक इंफॉर्मेशन था जिसकी वजह से अपनी गाड़ी तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को चेंज करनी पड़ी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का मुल्ला मुनीर के साथ जो दोस्ताना जो बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर और मोहम्मद यूनुस बैठ करके कतर में जिस हिसाब से भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं और गाहे बगाए भारत के रहने वाले लोगों के मुंह से भी मुल्ला मुनीर और मोहम्मद यूनुस जैसी शब्दावली सुनने को मिल रही है। इसमें हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ हमारे देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और पुतिन जी ने जिस हिसाब से अपनी बातों को रखा है, एक बहुत ही जहानत वाली बात उन्होंने की है, क्योंकि जिस देश से उन्होंने दोस्ती की है और जिस देश के भारत देश के प्रधानमंत्री से जो बिजनेस स्टार्ट किया है और जो जिस ट्रीटी पर साइन करने की बात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उस रिश्ते को मुकम्मल तरीके से निभाना पुतिन जी के लिए भी जरूरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जरूरी है। जी, बिल्कुल। और लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर टीएमसी के एक पूर्व नेता जो है हुमायूं कबीर, जिनको जो है पार्टी से कुछ दिन पहले ही निलंबित किया गया था, उन्होंने एक कॉल दी है कि मुर्शिदाबाद में जो है हम बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे। इसको लेकर के जो है एक मुहिम सी उठ खड़ी हुई है और लोगों को जो है सिर पर ईंटें ढोते हुए देखा गया है कि भाई जिसके पास ईंट है तो वो ईंट लेकर आ रहा है, जिसके पास सीमेंट है सीमेंट लेकर आ रहा है, जिसके पास बालू है बालू लेकर आ रहा है, और कह रहे हैं कि हमें सब जोड़ करके जो है एक भव्य बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे उसी डिजाइन में। नाजिया जी, ये ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? आप ज्यादा बेहतर सबसे बता सकती हैं। सबसे पहले ये थोड़ा-सा डिटेल में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ देश की जनता को और ऐसे-ऐसे पाकिस्तानी मुखबिरों को और मुल्ला मुनीर के समर्थकों को कि जब इस देश के हिंदू छाती पर गोली खा करके एक बाबरी का ढांचा ध्वस्त कर सकते हैं, तो दूसरी बाबरी हम बनने नहीं देंगे। ये बात पहले हुमायूं कबीर को समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर वाक़ई में हुमायूं कबीर मुसलमान है, कोई पाखंडी मुल्ला मुनीर की तरह कोई पाखंडी मुसलमान नहीं है या मोहम्मद यूनुस की तरह कोई चालबाज़ और चरित्रहीन मुसलमान अगर नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुगलों के नाम से, बाबर के नाम से मस्जिद बनाने की तो ज़रूरत नहीं थी। पैगंबरों के नाम से मस्जिद बनानी चाहिए थी, प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद के नाम से मस्जिद बनानी चाहिए थी, अल्लाह सुबहान के नाम से मस्जिद बनानी चाहिए थी, अल्लाह अल्लाह सुबहान के करीब जो 25 पैगंबर थे उनके नाम से मस्जिद बनानी चाहिए थी। तो कोई ईंट लेकर आए, कोई सीमेंट लेकर आए, कोई बालू लेकर आए, कोई गिट्टी लेकर आए, कोई लोहे का रॉड लेकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ध्वस्त करने की हिम्मत हम जैसी नारियों में है, क्योंकि हम मातृ शक्ति हैं, हम नारी शक्ति हैं। इस बार तो नारियां ही खड़ी हो जाएंगी। इस बार तो साधु संत को हम गोली नहीं खाने देंगे, अपनी छाती पर गोली लेने को तैयार है। अब आती है दूसरी बात कि आपने आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी ने उसको सस्पेंड किया है पार्टी से। तो मैं जी। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये बात मैंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद, परिणाम आने के बाद ही मैंने कह दिया था कि जब जब वोट के डेटा को रिसर्च पर रखा गया तो ये पता चला कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी सीटें लोकसभा इलेक्शन में आई हैं, उसमें हिंदुओं का वोट तृणमूल कांग्रेस को बहुत कम मिला है, बहुत कम मिला है। और जितनी सीटें वो जीत करके तृणमूल कांग्रेस लेकर के आई है, वो मुसलमानों के वोट से लेकर के आई है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एसआईआर के द्वारा ये समझ में आ रहा है कि अब कहीं ना 50-55 लाख भी अगर वोटर्स खत्म हो जाते हैं, उनको उनको खत्म किया जाता है, तो उनके लिए भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से 2026 के इलेक्शन में कांटे की टक्कर करनी पड़ेगी और आग और पानी की लड़ाई करनी पड़ेगी। तो 2024 में मैंने ये बात कह दिया था लोकसभा इलेक्शन के परिणाम के बाद कि ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए खुद हिंदू बनेंगी और अपने ही किसी पार्टी के विधायक से या
सांसद से वो मुसलमान की एक पार्टी बनाएंगी जो मुसलमान वोट को अट्रैक्ट करेगा। और जब तृणमूल कांग्रेस के आंकड़े थोड़े नीचे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो वो मुसलमान पार्टी को वो अटैच करके कोलैबोरेट करके वो अपनी पार्टी बनाएंगी और कोई मुसलमान नेता को वो डिप्टी सीएम बनाएंगी। क्योंकि आज तक चाहे हम जमाना लेफ्ट फ्रंट का लेकर के जाए, चाहे हम जमाना विधान चंद्र रे का लेकर के जाए पश्चिम बंगाल में, और चाहे हम जमाना ममता बनर्जी का लेकर के आए, बंगाल में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है। लेकिन इस बार जिस हिसाब से फरहाद हकीम का दौरा बढ़ा है, उसका दल बल धन पद बढ़ा है, जिस हिसाब से सिद्दीकुल्लाह चौधरी का दबंगई बढ़ी है, जिस हिसाब से हुमायूं कबीर की दबंगई बढ़ी है, जिस हिसाब से इदरीस अली की दबंगई बढ़ी है, जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने अपने चेयर और अपनी सत्ता को बचाने के लिए 70% मुसलमान विधायक बना करके रखे हैं, काउंसिलर जो है उन्होंने 70% बना करके मुसलमान रखा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो तुमको मुसलमान बनाना ही पड़ेगा। और ममता बनर्जी ने उसका सबसे अच्छा तोड़ निकाला कि चलो हुमायूं कबीर, तुम अब मेरे खिलाफ दो चार बातें बोलो और तुम एक मुसलमान पार्टी बनाओ, मुसलमानों को बाबर के नाम पर तुम अट्रैक्ट करो, बाबरी मस्जिद के नाम पर तुम जिहादी, आतंकी, टेररिस्ट माइंडेड मुसलमानों को एकत्रित करो और मैं हिंदुओं को अट्रैक्ट करूंगी अध्यायों को गलत पढ़ के, पूजा पाठ गलत करके और मन में भगवान राम के लिए बेइंतहा कीना और बुरी बातों को रखने के बावजूद भी ममता बनर्जी को इस बार 2026 के विधानसभा इलेक्शन में पूजा पाठ भी करनी पड़ेगी और भगवान राम का नाम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पता चल चुका था कि हिंदू अब तैयार नहीं है ममता बनर्जी को वोट देने के लिए, और अगर वो हिंदू ज्यादा करती हैं तो मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे, जो उनको पता चल चुका था दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करते वक्त। जब वो ममता बनर्जी दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर रही थी तो कोलकाता के बड़ा बाजार में सकरिया स्ट्रीट में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, तो मुसलमानों ने ममता बनर्जी का विरोध किया था कि वो चली गई हैं मंदिर का उद्घाटन करने के लिए और यहाँ मुसलमान मर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट मुसलमानों ने तकरीबन 3 से 4 दिन तक रखा था, जिसमें ममता बनर्जी से मुसलमान नाराज हुए थे। अब दूसरी एक और वजह बताती हूँ कि कॉर्पोरेशन में मैंने कॉर्पोरेशन को लेकर के बहुत सारे पीआईएल और बहुत सारे रेट पिटिशन कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने डाले थे। जो फरहाद हकीम डायरेक्ट टारगेट में आ रहा था कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की अनुमति बैठ करके कॉर्पोरेशन से देता है, और पोर्ट एरिया जो हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड 99% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के परमिशन पर तकरीबन 50 से ऊपर बिल्डिंगें तोड़नी पड़ी थी कॉर्पोरेशन के माध्यम से, और वहां पर भी मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी से नाराज हुआ था कि वोट हमसे मांगने के लिए ममता बनर्जी आती है और फरहाद हकीम हमारी वजह से जीतता है, तो वो मेयर हमने क्यों बनाया है, उसको हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्द करके उसको हमारा नेता बनने की जरूरत थी। तो वहां पर भी मुसलमान जो है फरहाद हकीम से और ममता बनर्जी से नाराज हुए थे, और उनका कहना था मुसलमानों का कि तुमको हम वोट दे करके जिताते हैं, तुम हाई कोर्ट को संभालना तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन मुसलमानों के वोट को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो यहां पर भी ममता बनर्जी को मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ा था। तो यही वजह है कि उन्होंने हुमायूं कबीर को एज अ पपेट पार्टी, एज अ पपेट उन्होंने खड़ा किया है, और बाबर के नाम पर और बाबरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आतंकी मानसिकता वाले जितने भी वहां पर दबंगई, हुड़दंग और बलात्कारी और झूठ झपाट करने वाले जो मुसलमान लोग हैं, उनको एकत्रित करके डरा के, धमका के, चमका करके, उनको मर्डर करके, पेड़ में टांग करके, उनको मृत्यु दंड दे करके ये लोग वोट कब्जा करने के चक्कर में ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हुमायूं कबीर 2 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन किया था। ये जो मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर है, ये 2 महीने के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन किया था, और उस वक्त भी माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष को, और मैंने दिलीप घोष जी से ये बात कही थी
कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता का नहीं है, इसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली नहीं है। इसको जो बैठाया जा रहा है कोर कमेटी की मीटिंग में, इसको जो बैठाया जा रहा है इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, इसको जो बैठाया जा रहा है और बातें बताई जा रही हैं, ये खतरे से खाली नहीं है। ये बात मैंने दिलीप घोष से भी कही थी और ये बात मैंने माइनॉरिटी मोर्चा के जो बंगाल के राज्य के अध्यक्ष है, मैंने उनसे भी कही थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। और 2 महीने में वो बहुत सारी चीजों को ग्रैब किया, बहुत सारी चीजों को मीटिंग के द्वारा वो अटैक लिया और ले करके वो तृणमूल कांग्रेस को जाकर के सुनाया और बताया, और जिसका परिणाम हमें विधानसभा इलेक्शन 2021 में देखने को मिला। हम कहां 200 पार का नारा लगा रहे थे और हम अटक गए 77 पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से बहस छिड़ी है और एक बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो एक मुद्दा था फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वो बाबरी मस्जिद नहीं है अयोध्या वाली, ये मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद को बनाने की कॉल दी गई है वो वाली बाबरी मस्जिद है। लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव से पहले इस मुद्दे का गर्माना जो है माहौल को गर्म कर सकता है। और जिस तरह की बातें यहाँ पर नाजिया जी बता रही थी, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ इस तरह की चीजें पक रही हो, बस रही हो। चलिए खैर अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो है लगातार चर्चाओं में है जमीयते उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष है अरशद मदनी, वो अपने लगातार जो बयानबाजियां उनकी तरफ से आ रही हैं लगातार वो भी सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है नाजिया जी, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एटम बम से ज्यादा इस्लाम से डरने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम को जो है आतंक से जोड़ना गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बताने और समझाने की कोशिश की है कि जो जिहाद शब्द है, हम सब जिहादी तो हैं, जिहाद शब्द को गलत तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। ये तो 3 स्टेटमेंट है इनके, मदनी साहब के। इस पर जो है बड़ी जो है बयानबाजियां हो रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे लगता है कि इस्लाम से डरना जरूरी नहीं है, लेकिन इस्लाम की कुरीतियों से और इस्लाम की बेहूदगी से और इस्लाम के द्वारा इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो आतंकी नंगा नाच होता है, उससे सतर्क और उससे लड़ने की हिम्मत तो सब में होनी चाहिए। डरता कौन है? मुझे नहीं लगता है कि एक भी हिंदू डरता होगा या हम जैसे संवैधानिक और सनातनी मुसलमान डरते होंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है कि इस्लाम से कोई डरता है। हाँ, लेकिन अगर किसी फ्लाइट पर या किसी ट्रेन पर या किसी बस पर अगर कोई मुसलमान नारा तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज लगा करके अगर चढ़ता है ऐसे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, तो मुझे लगता है कि वो बस वाला भी बस रोक देगा कि कहीं फुटने वाला तो नहीं और हम सबको फोड़ने वाला तो नहीं है। लेकिन वहीं पर जय जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे पर अगर कोई चढ़ता है कि फ्लाइट पर या बस पर या ट्रेन पर, तो मुझे लगता है कि सारे लोग आवाज उठा देते हैं हर हर महादेव का। तो अपनी अपनी छवि को मुसलमानों ने खुद खराब किया है, किसी ने खराब करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं की है। अब आती है बात जिहाद की, तो जिहाद कौन सा जिहाद उनको करना है? छोटे मदनी को कौन सा जिहाद करना है? अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का जिहाद करना है? क्योंकि इस्लाम और अल कुरान 2 जिहाद के बारे में बता रहा है, एक कि अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का जिहाद और एक होली वॉर। तो एक जिहाद वो है कि मदनी और मुसलमान जो है वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, तो ठीक है, बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपनी गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं। भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दुरुस्त कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा कोई जिहाद करना है तो इट्स ऑल गुड। लेकिन एक जिहाद उसामा बिन लादेन ने किया था, और उसामा बिन लादेन को जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान से डिटेन किया था और डिटेन करने के बाद उसको एक समुद्र में डंप किया था, और डंप करने के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने देश में जाकर के उसामा बिन लादेन के कबीले से जो डॉक्यूमेंट्स उठाए थे उसको लाइव न्यूज पर जब पढ़ा था तो उसकी एक वसीयत मिली थी, और उस वसीयत में लिखा हुआ था कि जहां जहां पर भी मेरे जितने भी धन दौलत है उस दौलत को जिहाद में लगाया जाए। तो उसामा बिन लादेन कौन से जिहाद के बारे में बात कर रहा था? आईफिल टावर तोड़ तो चुका ही था वो, और देश में अफरा तफरी का माहौल वो मचा चुका था। एक जिहाद ऐलान किया था बुरहान वानी ने, एक जिहाद ऐलान किया था याकूब मेमन ने, एक जिहाद ऐलान किया था यासीन मलिक ने, एक जिहाद ऐलान किया था हाफिज सईद ने, एक जिहाद ऐलान किया था दाऊद इब्राहिम ने। तो मैं जानना चाहती हूं कि मदनी कौन से जिहाद की बात कर रहा था। हालांकि बहुत सारे टीवी चैनलों पर वो अभी छाया रहा, बिल्कुल शाहरुख खान बना हुआ था। जितने इंटरव्यूज मीडिया जो है शाहरुख खान की नहीं लेती है, जितने इंटरव्यूज जो है मीडिया कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है, कोई
सिल्वर मेडल लेकर के हमारे बच्चे आते हैं, कोई टॉप करके आते हैं, कोई आईएएस आईपीएस बन करके आते हैं, या हम देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में कोई बहुत अच्छा जजमेंट लेकर के आते हैं, तो हमें मीडिया जितना एंटरटेन नहीं करता है, उससे ज्यादा मदनी को एंटरटेन किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस्लाम का शाहरुख खान बना है, लेकिन किसी ने अप्रोप्रिएट ये नहीं पूछा कि मदनी साहब, छोटे मदनी साहब, आप कौन सा जिहाद करने वाले हैं? जो ओसामा बिन लादेन जिहाद किया था वो करने वाले हैं, या जो एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे, कल्म का जिहाद, वो करने वाले हैं? अगर एपीजे अब्दुल कलाम का जिहाद करने वाले हैं तो हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, देश का प्रधानमंत्री आपके साथ है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका आपके साथ है। लेकिन अगर आप ओसामा बिन लादेन वाला जिहाद अगर आप ऐलान कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपका भी वही हाल किया जाएगा जो आज यासीन मलिक का हाल है, जो याकूब मेमन का हाल हुआ, और जो बुरहान वानी का हाल हुआ, वही आपका हाल किया जाएगा। और बुरहान वानी को चंद मुसलमानों ने शहादत का दर्जा तो दिया है, लेकिन छोटे मदनी को शहादत का दर्जा भी हम लोग जैसे सनातनी मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान देने नहीं देंगे। तो किसी ने यह पूछा ही नहीं। जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि नाज़िया रही खान ने यहाँ पर जो सवाल उठाए हैं वो सवाल जो है मदनी तक जरूर पहुंचेंगे, और ये भी उम्मीद है कि मदनी इसका जो है जवाब भी जल्दी ही देंगे। इस तरह की उम्मीद भी हम कर रहे हैं। और जिस तरह की बयानबाजियां इस समय चल रही हैं, सवाल ये भी है कि हमारे जो दर्शक है लगातार वो कमेंट करते ही रहते हैं कि आखिर इस तरह की बयानबाजियों की आवश्यकता है ही क्या? किसने आपसे बोला कि आप ये चीजें डिफाइन करें या ये चीजें डिफाइन ना करें? समाज में अगर सौहार्द बना हुआ है तो सौहार्द बने रहना चाहिए। अननेसेसरली किसी भी स्टेटमेंट को दे करके सामाजिक बहस को जो है नहीं छेड़ना चाहिए, किसी भी तरह की धार्मिक बहस को नहीं छेड़ना चाहिए। जो बातें आपकी मस्जिदों में होनी चाहिए, मंदिरों के भीतर होनी चाहिए, आपकी इबादत गाहों के भीतर होनी चाहिए, वो बातें वहीं तक सीमित रहे तो बेहतर है। बाहर निकल करके आएंगे तो द्वंद्व होगा, और फिर जब कंपैरिजन स्टार्ट होंगे तो फिर झगड़े भी शुरू हो जाया करते हैं। इस तरह की बहुत सारे जो है मिसालें गुजरे वर्षों में हम सबने देखी भी हैं। तो नाज़िया जी हमारे साथ लगातार बनी हुई थी, और अलग अलग पहलुओं पर जिस तरीके से उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।